जय स्टूडेंट्स। और जैसा कि हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 11 के पोर्शन को आज देखने जा रहे हैं। 11 के पोर्शन में हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाना प्रारंभ किया था। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और बहुत कुछ पढ़ना है अभी। जो आपको पढ़ना है उनमें आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। आज हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि हमने उस दिन देखा था कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखा था। क्लासिफिकेशन में देखा दो पार्ट्स में हमने अलग किया, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हमने सॉलिड लिक्विड गैस या केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हमने प्योर और इम्प्योर कर लिया। फिर इम्प्योर दो पार्ट में बढ़ गया और प्योर अपना दो पार्ट में बढ़ गया। एलिमेंट एंड कंपाउंड में प्योर बढ़ गया और आपका, और हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में आपका इम्प्योर बढ़ गया। उसके बाद आपका एलिमेंट तीन पार्ट में बढ़ गया, मेटानॉल मेटानोइड में, और आपका ऑर्गेनिक और आपका ये कंपाउंड बढ़ गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और आपका फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन अक्सर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें एग्जैक्ट वे में तो हमको 5 स्टेट ऑफ मैटर मिलते हैं। कितने? पूरे 5 स्टेट ऑफ मैटर मिलते हैं। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने पिछले क्लास में बताया था कि भैया 3 क्लास मिलते हैं। वो तो अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर तो जनरली हम लोग पढ़ते आते हैं वो 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर थोड़ा गहराई पढ़ने जाए तो हमको 2 नए मिलते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। पहला तो हमको पता है, पहला हमारा क्या होता है? सॉलिड। दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा हमारा होता है प्लाज्मा, और पांचवा हमारा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम लोग PEC के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। हम बारी बारी से सारे टॉपिक्स को देखेंगे, सॉलिड को अलग देखेंगे, लिक्विड को अलग देखेंगे, गैस को अलग देखेंगे, क्योंकि अगर हम 9th के पैटर्न पर जाएंगे तो हम एक ही बार में सब देख सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना है यहाँ पर 11 के पैटर्न पे, तो हम उसके गहराई में जाएंगे, उसके अंदर तक घुसेंगे। अंदर तक घुसने के लिए हमको समय भी लगेगा, अंदर जाना, फिर बाहर आना, उनके बारे में जानकारी लेना। तो सबके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है सॉलिड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड को। सॉलिड, सबसे पहली पहचान सॉलिड की क्या होती है? आप उसको देखते हो, सॉलिड है कोई चीज, ये मार्कर हम देखते हैं, ये मार्कर है सॉलिड। अब इस मार्कर को देखो क्या लग रहा है? टफ है, फ्लो नहीं कर रहा है, कहीं पर रख देंगे तो वहीं रख देगा, शेप इसका बदल नहीं रहा है, गैप नहीं है, आर पार नहीं दिखाई पड़ा है। अब इन सारे पॉइंट्स में ही इस सॉलिड की प्रॉपर्टी को हम पता करेंगे। अगर जनरली हम बात करें सॉलिड को या लिक्विड को या गैस को, सब पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो इसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम सॉलिड लिक्विड गैस को अलग करते हैं। सॉलिड के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही हम सॉलिड लिक्विड गैस को अलग करते हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न आ चुका है कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ये कैसा है। तो आइए देखते हैं। अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, देखो चपाटी, ये हमारा हो गया जिस हिसाब से पार्टिकल्स पैक होते हैं एक सॉलिड में। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इन पार्टिकल्स के बीच में देखिए तो दो पार्टिकल्स के बीच में एक अटैचमेंट है, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और जो इन दोनों के बीच में, और अगर हम गैप की बात कर ले, पार्टिकल्स के बीच की गैप की बात कर ले, तो ये गैप भी क्या है, बहुत ही कम है। क्लियर हो रहा है नहीं?
अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो गैप्स है इनको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और यहां पर हम देख रहे हैं कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ही कम है। अब दो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, फिर वो उससे जुड़ा हुआ है, तो पार्टिकल्स को जोड़ने का काम करता है एक अट्रैक्शन फोर्स। ये पार्टिकल्स जिन फोर्स की वजह से जुड़ी है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स पैक होते हैं, उन दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग इंटर बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और उनके बीच का जो गैप होता है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को कंपेयर करने पर ही हमारा काफी टॉपिक के पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर हम बात कर ले यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो इससे हम इसकी वजह से ही यह इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिपेंड करता है। अगर यह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैंने कहा कि अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम हुआ तो ये मिनिमम होगा, और अगर ये आपका मिनिमम हुआ तो ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमको बस एक चीज को लेकर चलना है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किसी भी स्टेट में, तो वहां पर स्पेस कम होगा, और स्पेस कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा। जस्ट दोनों अपोजिट रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अगर हम सॉलिड की बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि पास होने के कारण क्या है, ये बंधे हुए हैं। जब बंधे होते हैं, कोई चीज टाइटली पैक्ड है, तो क्या होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ये क्या है, बंधा हुआ है। इसी वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ही कम है। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ही कम है, जिस वजह से सारे पार्टिकल आपस में पास है और बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनका शेप कभी भी चेंज नहीं होता और इनका वॉल्यूम भी कभी भी चेंज नहीं होता। इनका शेप और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब कि सॉलिड का जो शेप है और वॉल्यूम है वो भी हमेशा फिक्स होता है। अगर हम इसके शेप एंड वॉल्यूम की बात कर ले, तो शेप एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो शेप एंड वॉल्यूम जो इसका होता है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। कैसे, मैं आपको इसको दिखाता हूं। अगर ये मार्कर है, अब इसको हम कहीं पर भी रख दे, चाहे अप टू डाउन फेंक दे, गिरा दे, चाहे कहीं पर ही थ्रो कर दे, इसका शेप नहीं बदलने वाला है, इसका शेप वही का वही रहेगा। इसकी वॉल्यूम भी कम, जब तक इसमें से पार्टिकल्स को हम निकालेंगे नहीं। अगर हम पार्टिकल्स को इससे में अलग नहीं कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम भी कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड के पास डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। मतलब हम कह सकते हैं फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम भी होता है। अगर हम आप देखिए, आपको एक टर्म बताना चाहता हूं कि जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उस चीज का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि ऑब्वियसली हम बॉइलिंग पॉइंट में देखते हैं क्या होता है कि हमें पार्टिकल्स को तोड़ना होता है। ऑब्वियसली जो पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा तेज़ी से पार्टिकल्स अपने आप को बांधे हुए हैं तो उसको अलग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की हमको आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब है जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगी वो सॉलिड की क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इन कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जहां हम जो भी सॉलिड के बारे में बात करेंगे सब हम लिक्विड और गैस से तुलना करके ही बात कर रहे हैं। कौन ज़्यादा है कौन कम है, सब लिक्विड और गैस के तुलना में करके ही बात किया जा रहा है।
अब सॉलिड लिक्विड गैस में फिर हम देखते हैं एक टर्म को देखते हैं कि अगर हम बात करें इसकी डेंसिटी की, मास अपॉन वॉल्यूम की, अगर हम लिक्विड और गैस की तुलना करें तो हमेशा सॉलिड का मास ज़्यादा होता है। अगर उतनी ही चीज़ें हैं तो उसकी मास क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिस वजह से, और वॉल्यूम कम होती है, और जिस वजह से हम यह बता सकते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड और गैस के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी हो, फिर जो वॉल्यूम शिफ्ट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। दूसरी बात, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करता है। सॉलिड फ्लो नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, सॉलिड एक रिजिड बॉडी है। क्या है, रिजिड बॉडी। अब कहेंगे सर रिजिड का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब होता है डू नॉट फ्लो, मतलब एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा मैटर जो फ्लो ना कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में आपका सॉलिड आता है, और अगर बात कर ले एक होता है फ्लूइड, फ्लूइड में आपका गैस और लिक्विड आ जाएगा। तो सॉलिड की रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिजिड होती है, ये फ्लो नहीं करती है। जहाँ तक हमको अनुमान है कि आप लोग सॉलिड के बारे में समझ चुके हैं। डिटेल नोट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हम फिर से जब मिलेंगे लिक्विड और गैस की क्लास में, तो हम इस दोनों को फिर से लेकर चलेंगे, क्योंकि पॉइंट्स वही होंगे, बस आपका बताने का पॉइंट्स जो मेन है लिक्विड गैस ये चीज़। तब तक के लिए जय हिंद।